ऑलराइट, सो ये वाला जो चैप्टर है, जो इसका फर्स्ट हाफ है, ये हमें इस चैप्टर में हमको क्या पता चलेगा, हमें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पता चलती है, ठीक है, कि किस तरह से केमिस्ट्री के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की गई, किस तरह से एलिमेंट्स से कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की गई और कैसे एटम की डिस्कवरी हुई, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द मेन चैप्टर, हम लोग एक इंट्रोडक्शन करते हैं आज सिर्फ। इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है आजकल, अगर आप आज का दिन देखो तो केमिस्ट्री के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। कोई भी ऐसी फील्ड आपकी डे टू डे लाइफ में नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री यूज नहीं होती, ठीक है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि आप अगर वुड को बर्न कर रहे हो तो उस फॉर्मूला को हम कंबशन बुलाते हैं। कंबशन क्या है? इट इज अ रिएक्शन, और रिएक्शंस हम कहाँ स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री में। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज अगेन केमिस्ट्री। फिर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाइटल इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी केमिस्ट्री से हमें मिलते हैं। सारी मेडिसिन्स जो हम लोग फार्मेसी में जितने भी मेडिसिन्स इंक्लूडेड है वो सब हमें केमिस्ट्री से मिलते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक के बगैर अगर आप आज के दिन में लाइफ देखो तो प्लास्टिक के बगैर लाइफ नहीं है। जो भी आप बाजार से कुछ भी खरीद रहे हो वो सब प्लास्टिक पैकिंग में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर्स, आप सॉक्स पहन रहे हो, आप स्वेटर्स पहन रहे हो, उसमें नायलॉन यूज होता है, डेकरॉन यूज होता है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो रोप्स हैं, जहां पे भी हम देखेंगे एवरीवेयर केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड। सो बेसिकली केमिस्ट्री क्या चीज है? केमिस्ट्री जो है दैट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस। ऐसे अगर हम मोटा मोटा साइंस को डिवाइड करें तो साइंस के 3 मेजर ब्रांचेस होते हैं। वन इज फिजिक्स, वन इज केमिस्ट्री एंड वन इज बायोलॉजी, ठीक है। सो केमिस्ट्री जो है दैट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस that studies matter। मैटर के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, चाहे हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चाहे हम उसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, चाहे हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं कि एक मैटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो मैटर होता है, ठीक है। सो क्लासिफाई हम मैटर को कैसे करते हैं? अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री को बहुत कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट्स में अपनी स्टडी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर को क्लासिफाई हम करेंगे, द फर्स्ट वन that is known as physical classification of matter, ठीक है। and the second that is known as chemical classification of matter, ठीक है। physical classification of matter का मतलब क्या हुआ कि हमें मैटर किस तरह से नजर आता है उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो हमें, आप देखो तो मैटर नजर आएगा एज अ सॉलिड। इस बेंच के आप ऊपर बैठे हो दैट इज अ सॉलिड। यहाँ हमें वो नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो पानी हम पीते हैं दैट इज लिक्विड, ठीक है, या गैस। सो फिजिकली हम इसे क्लासिफाई करते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड हमें पता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है ना। अगर वो टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल एक के साथ एक जुड़े हैं, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बिल्कुल कम होंगी। तो उसकी वजह से सॉलिड्स को फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम देते हैं कि कोई भी चीज, जैसे आप टेबल ले रहे हो तो टेबल रेक्टेंगुलर है, उसकी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम है। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे तो हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब कि वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ सॉलिड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, राइट। सेकेंड हमारे पास आ गए
लिक्विड्स, अब लिक्विड्स क्या है, सॉलिड से ज्यादा उसमें स्पेसेस हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, तो लिक्विड्स में शेप जो है वो कंटेनर की लेंगे, वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप उसकी चेंज होती रहती है। अगर आपने ग्लास में रखा है तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आपने कटोरी में रखा है तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। और लिक्विड्स में एक प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो, राइट? अगर आप वाटर एक जगह पे गिराओगे तो वो एकदम से बिखर जाएगा, सो दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। सो जैसे सॉलिड्स रिजिड हैं वैसे लिक्विड्स फ्लूइड्स हैं, ठीक है? सिमिलरली वी हैव गैसेस, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा। तो गैसेस को अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो हम इस पूरे कमरे में जितनी भी एयर है उस सबको हम एक छोटे से कंटेनर में पैक कर सकते हैं। यही होता है ना जो आपका क्या कहते हैं एलपीजी का सिलेंडर होता है जो हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें इतने से सिलेंडर में 14 पॉइंट कुछ लीटर्स ऑफ गैस आती है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए जो गैसेस होते हैं they are compressible, ठीक है? which means by applying pressure हम उसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। so these are the specification of solids, liquids and gases. केमिकली हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं into pure substances, pure substances and mixtures. ठीक है? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं। सो प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट? इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या हुए? एलिमेंट्स वो हुए जिसके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम इज एन एलिमेंट, सोडियम में सिर्फ सोडियम के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। या हम गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड में भी सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। सो एलिमेंट्स आर दोज व्हिच हैव सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही काइंड के एटम्स है उसके पास, ठीक है? एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऊपर लिख लियो, एलिमेंट्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज metals, non-metals, and metalloids, ठीक है? हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है मेटल्स क्या हुए, all those which shine, all those which are malleable, मतलब they can be drawn into sheets, all those which are ductile which can be drawn into wires, all those which have high melting and boiling points, ठीक है? They have good conductivity, electricity conduct करते हैं metals, and they are sonorous. Sonorous का मतलब क्या हुआ? अगर आप उसको hit करोगे तो वो एक sound produce करेंगे, ठीक है? So that is what metals are. So metals में वापस बड़े सारे examples हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. So all these they are metals, right? नॉन मेटल्स कौन से हुए? जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है मेटल्स की. फॉर एग्जांपल बोलो ब्रोमीन. ब्रोमीन हो गया, ठीक है? सो नॉन मेटल्स में ना तो वो शाइन करते हैं, ना वो सोनरस है, ना मेलिएबल है, ना डक्टाइल है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो वो सारे नॉन मेटल्स हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन, वी हैव ब्रोमीन, ओके, वी हैव आयोडीन, वी हैव क्लोरीन, ठीक है? ये सारे के सारे. देन अदर गैसेस आल्सो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, राइट? फिर आगे मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या हुए? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज मेटलॉइड्स. कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल्स की शो कर देते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की. एग्जांपल एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ.
ठीक है, सो एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मथ दे आर मेटलॉइड्स। उसी तरह से हम कंपाउंड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं into organic compounds and inorganic. Right? Organic compounds and inorganic. Organic compounds वो compounds हैं जिनका source living है, मतलब हमको living, हाँ living things से हमें मिलते हैं, जैसे fats हो गए, carbohydrates हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अब तो वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिंथेटिकली भी प्रिपेयर करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया था दैट वाज यूरिया, राइट? सो बट इनिशियली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी गई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिफाइन हम करते हैं। पर उस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बोनेट्स नहीं आते, कार्बोनेट्स ऑर्गेनिक नहीं है। साइनाइड्स नहीं आते, साइनाइड्स भी ऑर्गेनिक नहीं है। थायोसाइनाइड्स भी नहीं आते, बाइकार्बोनेट्स भी नहीं आते, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए? जिनके सोर्सेज नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब कि वो हमें अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलते हैं। देयर आर मेनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जिनके कॉमन नेम्स यू मस्ट रिमेंबर। एज आई सेड कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए, ओके। एज आई सेड कि जो इनऑर्गेनिक है उनका सोर्स नॉन लिविंग है, वो अंडर द अर्थ क्रस्ट हमको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया सोडियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज रॉक सॉल्ट, दिस इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। ये वो है नमक जो हम खाते हैं, सीजनिंग के लिए हम अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया Na2CO3 dot 10H2O, this is known as washing soda, ठीक है। फिर उसके बाद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, this is known as baking soda, ठीक है। फिर उसके बाद Na2SO4 dot 10H2O, this is known as Glauber's salt, ठीक है। अदरवाइज ये सोडियम सल्फेट है ना केमिकल नेम इसका, तो इसका कॉमन नेम क्या है? Glauber's salt। फिर आ जाते हैं कैल्शियम के, we have calcium oxide, this is known as quicklime, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज स्लेट लाइम, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज नोन एज मार्बल और लाइमस्टोन, राइट। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, this is known as gypsum। Then we have calcium sulfate dot half H2O, which is known as POP, ठीक है, plaster of Paris। फिर उसके बाद आता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, राइट, दिस इज नोन एज ब्लू विट्रिल। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रिल बुलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, दिस इज नोन एज एप्सम और एप्समाइट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, एप्सम सॉल्ट और एप्समाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज नोन एज oil of vitriol, got it? So these are a few common names which you should know, right? फिर उसके बाद जब हम लोग मैटर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली
important for us to you can say find out about the properties of matter, कि matter properties of matter क्या क्या है. So let's study properties of matter की पढ़ते हैं. So there are two types of properties we are going to study. The first one that is known as fundamental properties. ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन सी हुई? वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की अपनी प्रॉपर्टीज है, वो कहीं और से डिराइव नहीं की जाती, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है. तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दे आर 7, राइट? द फर्स्ट वन दैट इज टेम्परेचर, द सेकंड इज मास, थर्ड इज length or distance, fourth is time, fifth is current, sixth is luminous intensity, and the seventh is amount of substance. ठीक है. Now इसकी जो units होंगी, obviously they will be known as fundamental units, क्योंकि fundamental properties हैं तो fundamental properties के units भी fundamental units बोला जाता है उनको. Temperature की Kelvin, mass की, ठीक है. mass की SI unit अगर हम ले तो it is kg, पर अगर हम CGS ले तो ग्राम्स. दो यूनिट्स होती है ना, एक SI यूनिट होती है जो बड़ी यूनिट है, और एक CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, उसको बुलाते हैं हम CGS यूनिट. लेंथ की जो यूनिट है दैट इज मीटर, ठीक है. टाइम की यूनिट इज सेकंड, करंट की यूनिट इज एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल. राइट? सो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल यूनिट्स. अब अगर हमको इसे दूसरी टाइप ऑफ यूनिट्स देखना चाहते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती हैं, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स. राइट? सो डिराइव्ड यूनिट्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, वो किसी भी मैटर की अपनी यूनिट्स नहीं है, फंडामेंटल यूनिट से ही सारी यूनिट्स डिराइव करी जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम. वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी. वॉल्यूम हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मैटर. ओके, सो वॉल्यूम जो है वो डिस्टेंस से या लेंथ से हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. ठीक है, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब. राइट? उसी तरह से अगर हम ले लें डेंसिटी, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास की यूनिट कितनी हो गई? केजी, और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब. सो केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है, और अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में लेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. राइट? फिर डेंसिटी के बाद लेट्स टेक एनी अदर, हम ले लेते हैं फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? सो मास की यूनिट कितनी होती है? केजी. एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी हो गई? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना एक्सेलरेशन, तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. अब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बुलाते हैं न्यूटन. सो द यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज गोइंग टू बी न्यूटन. ठीक है, वर्क ले लेते हैं. वर्क क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, सो इसकी क्या यूनिट हो जाएगी? न्यूटन मीटर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। अब हमारे पास इसमें कन्वर्जन भी होता है कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हम लोग क्या यूनिट यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन फैक्टर के साथ करते हैं, पर उससे पहले हम लोग करते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होती है। सो लेट्स गो ऑन टू मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। What do we understand by scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आप मेजरमेंट्स करते हो, या इवन फॉर दैट मैटर बायोलॉजी में भी, जैसे सेल का साइज फाइंड करना है, या कोई हार्ट सर्जरी हो रही है तो उसमें उनको कैपिलरीज का साइज फाइंड करना है, तो उसमें या तो बहुत ही छोटे यूनिट्स लगेंगे या फिर बहुत बड़े यूनिट्स लगेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिगर हम कोई भी ले रहे हैं कि हम बोलते हैं कि साइज ऑफ the radius of the capillary, this is just a hypothetical figure, it is not the true figure, कि एक capillary की जो radius है that is equal to suppose these many meters। अब इसको याद रखना कितना मुश्किल है, आपको हर एक में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको एक इजी मेथड कर दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपका कौन सा होगा, जीरोस के अलावा नॉन जीरो डिजिट हम देखते हैं, तो फर्स्ट डिजिट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। सो हम इसे लिख सकते हैं 4 into 10 raised to power, हमने सपोज डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा है 4.0, this 0 will have no significance na, so 4.0 into 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so into 10 raised to power -8 meters, ये साइज है कैपिलरी का, राइट। तो इसके लिए हम रूल क्या यूज करेंगे, हम एक रूल यूज करते हैं कि if we shift decimal towards right, ठीक है, we subtract the powers, राइट। सो अब हमने यहाँ पे देखो डेसिमल को शिफ्ट किया था ना टुवर्ड्स राइट, कितनी प्लेसेस शिफ्ट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस शिफ्ट की, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए पावर्स, तो क्या आ गया 10 raised to power -8, राइट। उसी तरह से अगर हम बोले कि यहां से सन का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं हम, इतने किलोमीटर्स, ओके। अब यहाँ पे आपका जो डेसिमल है वो कहाँ आ रहा है, एट दिस पोजीशन, तो हमको डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन बोलती है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 9.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया into 10 raised to power 9। क्लियर हो गया। तो अब हमने डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया था ना, सो वी कैन राइट दैट इफ वी शिफ्ट decimal towards right, sorry left, if we shift the decimal towards right, तो हम already कर चुके हैं, if we shift the decimal towards left, we add the powers, we are adding the powers, right? So we are adding the powers का मतलब हुआ कि अगर सपोज हम ले रहे हैं
हमारे को दिया है 942.65 into 10 raised to power 4. Convert this into scientific notation. तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा ना, सो आप यहां से 2 डिजिट्स शिफ्ट कर रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट, पावर्स को क्या करेंगे, ऐड, 2 ऐड कर देंगे, सो ये क्या आ जाएगा 6. गॉट इट? सो अगर लेफ्ट को हम जा रहे हैं तो वी आर एडिंग, दैट इज नोन एज LA. LA से आप याद रखो, लेफ्ट एट लॉस एंजलिस. क्लियर? ओके. और लेट्स चेंज अनदर वन, राइट साइड को शिफ्ट करके भी देखते हैं. सपोज हमारे पास ये है, अब हमको डेसिमल शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट, तो राइट की तरफ अगर करेंगे 1 2 3 9.6 into 10 raised to power कितना हो गया, 1 2 3 you have shifted, so -4 -3. ठीक है, so this will become equal to 9.6 into 10 raised to power -7. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जहां पे भी कैलकुलेशंस करोगे वहां पे सब पे ये यूज होगा. गॉट इट? ओके. फिर साइंटिफिक नोटेशंस के बाद हमारे पास आता है क्या, वी कम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम किसी भी एक मेजरमेंट्स में कोई भी एक फिगर लेते हैं तो उस फिगर में सारे सर्टेन डिजिट्स नहीं होते, अप्रोक्सीमेशन भी मार देते हैं ना हम. सो जब हम अप्रोक्सीमेशन मारें तो हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए, ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल. कोई एक डाउटफुल डिजिट होना ही है. कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं, हम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, दे आर डिफाइंड एज ऑल द सर्टेन digits and at least 1 doubtful digit. ठीक है, at least 1 doubtful digit in a figure, that is what significant figures are. अब significant figures को कैलकुलेट करने के लिए we have to use certain rules. The first rule says that all non-zeros digits are significant. तो एक किसी भी फिगर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 4.345 एक फिगर लिया है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं. ठीक है. सेकेंड रूल, ऑल जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस are significant. ठीक है, all zeros in between non-zeros they are going to be significant. जैसे for example we have 2.002, so significant figures they are going to be 4. right? Third आता है all zeros before non-zeros या preceding. Are significant. ठीक है, all zeros before non-zeros are significant कि non-significant?
नॉन सिग्निफिकेंट। अगर बिफोर नॉन जीरोस हम लेंगे तो वो क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 0.004, सो इसमें गुड सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, देन फोर्थ, all zeros after non-zeros, all zeros after non-zeros are significant। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2.300, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आर गोइंग टू बी 4। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ जो हमारा रूल है कि अगर हम कोई कमोडिटी लगा दे इसमें, जिसकी पावर, हाँ पावर नहीं, कोई कमोडिटी लगा दे, जैसे हमने बोला 10 पेंसिल्स या हमने बोला 6 चेयर्स या हम बोल रहे 4 eggs, तो जहां पे भी हम कोई कमोडिटी लगा देते हैं they have infinite number of significant figures। ठीक है, and sixth, the powers are non-significant। ठीक है, the powers they are going to be non-significant। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर सपोज हम ले रहे हैं, सपोज हमने ले लिया 2.3 into 10 raised to power 4, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। ये जो पावर्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, इनको हम काउंट नहीं करते। हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, फिर जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करेंगे, एडिशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आंसर है उसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को रिपोर्ट करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, सो वी हैव एडिशन एंड subtraction of significant figures, addition and subtraction, इन दोनों में सेम रूल फॉलो होता है, इसलिए हम दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर लेंगे। जब हम एडिशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो हमेशा जो आंसर रिपोर्ट करेंगे वो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर्स जिस भी फिगर में होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर रिपोर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, अब आपका से 23.2, 4.65 और 3.267, सपोज हमको इसे ऐड करना है, आंसर आ गया 7, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 4, 10, 4 और 3, 7, 8 और 3, 11 और ये आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसके पास डेसिमल के पास बाद 2 प्लेसेस और इसके पास 3 डिजिट्स। ठीक है, पर हमको लोएस्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लोएस्ट कहां तक आ जाएगा, यहां तक। सो आंसर हमको कहां तक रिपोर्ट करना है, 31.1 और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए, 3। हैव यू अंडरस्टूड? ये आपको एग्जाम में आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, और इजी सा क्वेश्चन है तो मार्क्स क्यों लूज करने हैं ना, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो आपका से 46.04, 2.364 एंड 3.7721, ये अब आंसर आ जाएगा 4, 6, 13 and 4 is 17, 11 और 6, 7, 8, 9 and 3 is 12, 5, राइट। अब यहाँ देखो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, इसके पास 3, इसके पास 4, सो आप 2 तक ही करोगे here, but over here 7 से आगे वाला जो डिजिट
है वो 5 से ज्यादा है, तो तब हमको एक और ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है which is known as राउंडिंग ऑफ। ओके, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो इस डिजिट को हम अपग्रेड कर देंगे। मतलब कि ये 5 से ज्यादा आ रहा है ना नंबर, तो हम क्या करेंगे 52.18। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? अगर ये 5 से कम होता तो ये 52.17 ही रहता। अगर ये 5 होता तो इन केस ऑफ 5 जो ऑड नंबर होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, जो इवन नंबर होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो अब 7 ऑड नंबर हुआ इसमें, और अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 7 को 8 कर देते हैं, पर अगर ये और इवन नंबर होता तब वो सेम रहता। 6 होता तो 6 ही रहता। समझ आ गया? सो राउंडिंग ऑफ में हम क्या यूज कर रहे हैं कि अगर 5 से ज्यादा है नेक्स्ट नंबर तो इस वाले डिजिट को हम अपग्रेड कर देंगे, बढ़ा देंगे 1। अगर 5 से कम है तो सेम रहने देंगे। अगर 5 है, 5 के केस में अगर ये डिजिट ऑड है तो ये अपग्रेड हो जाएगा, और अगर ये डिजिट इवन है तो ये सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड ऑपरेशन हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी हम सेम रूल्स फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस भी एक ही बारी में कर लेंगे। इन दिस केस अब हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है दैट इज अकॉर्डिंग टू लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसपे हमको डेसिमल के बाद से कुछ लेना देना नहीं है, जिस भी फिगर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके बेसिस पे हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 42.6 को 2.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 24, 4 2 8 और 10, 4 4 16 और 17। ठीक है, into 2 6 12, 5 8 4 2 12 10, और डेसिमल आपके कहाँ आ रहे 1 2। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। सो हमको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिपोर्ट करना है, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ जाएंगे 10। सो द आंसर टू दिस दैट इज गोइंग टू बी 10। समझ आया? एक बार फिर से देखो। हाँ, एक बार फिर से देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया 3.61, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 के साथ। सो आंसर हमारा आ गया 2 1 2 12 7 एंड 3 6 1। सो 2 3 13 4, और डेसिमल 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमको आंसर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर देंगे हम। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक आ गए। सो आंसर जो हम इसका रिपोर्ट करेंगे 4.3। इज इट क्लियर? आज हम यही तक करते हैं। ओके, इसमें भी नहीं है।